हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीटेक इंजीनियरिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अविनाश गुप्ता। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने सी की प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी पहली प्लेलिस्ट में देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन देखा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग की हर कीवर्ड, हर लाइन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मेरा एक प्रोग्राम शो अप हो रहा होगा। जैसे कि मैंने पहले इसके फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स ये होता है कि जैसे कि किसी भी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन होने से पहले जिन जिन चीजों का हम लोग यूज करेंगे उनको पहले से ही प्री डिफाइन कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, वैसे ही कि जैसे आज हम लोग प्रोग्राम में अपना दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। कहने का मतलब आपको जो सी प्रोग्राम में जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ पे क्लोज होता है। ये आपकी कहलाती है हेडर फाइल। ठीक है, जैसे लिखा है हैज इंक्लूड studio.h, studio.h दैट्स हेडर फाइल। ठीक है, कहने का मतलब सी में डिफरेंट टाइप की हेडर फाइल्स होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सी किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन होने से पहले, मेन प्रोग्राम में डिजाइन होने से पहले जिन जिन चीजों का हम लोग यूज करेंगे उनको पहले से प्री डिफाइन कर देंगे। दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जैसे लिखा है हैज इंक्लूड studio.h। studio.h का पूरा फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट, सी में डिफरेंट टाइप के हेडर फाइल्स होते हैं। प्रेजेंट टाइम पे 26 हेडर फाइल्स हैं। ओके, जब हम किसी भी अपने प्रोग्राम में जिस तरीके की नीड होती है तब हम उस हेडर फाइल को लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हैज इंक्लूड studio.h। हैज इंक्लूड स्टूडियो, कहने का मतलब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे क्रिकेट मैच की। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं बट सेलेक्टर्स जिन्हें सेलेक्ट करते हैं वही प्लेयर हमारे गेम में आके क्रिकेट खेल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। हमें जिस तरीके की हेडर फाइल्स का यूज करना होता है तो हम लोग लिखते हैं हैज इंक्लूड studio.h। studio.h हेडर फाइल आ जाती है। अब इसके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं हम उनको अपने मेन प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे लिखा है हैज इंक्लूड studio.h। studio.h के अंदर आता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट के अंदर आता है स्कैनअप आता है, गेट सी आता है और गेट एस आता है। ओके, एंड आउटपुट के अंदर प्रिंटअप आता है, पुट सी आता है, पुट एस आता है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर प्रिंटअप का भी यूज हुआ है, स्कैनअप का यूज हुआ है। तो कहने का मतलब जिस प्रोग्राम को हम लोग बनाने से पहले जिन चीजों का यूज करेंगे उनको पहले से प्री डिफाइन कर देंगे। जैसे लिखा है हैज इंक्लूड studio.h। ओके, जैसे .h क्या है? .h हमारे हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम ये होता है किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके एक्सटेंशन नेम के द्वारा पहचाना जाता है ये फाइल किस एप्लीकेशंस की है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है इंट मेन। इंट मेन, मेन का मतलब होता है ये मेन प्रोग्राम होता है, यहाँ से आपका मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। मीडिएटर होता है मेन प्रोग्राम और हेडर फाइल की सारी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरवर्ड करने का मेन रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंट लास्ट में रिटर्न, सबसे पहले यहाँ आते हैं इंट आई। ये लाइन आपकी कहलाती है, ये लाइन आपकी कहलाती है डिक्लेरेशन। जैसे लिखा है इंट आई,
इंट आई का मतलब आई एक आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ का काम क्या होता है? प्रिंटफ का काम होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर हम किसी भी वैल्यू को लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। स्कैनअप का काम होता है वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। ओके, अब %d %i इसका रोल जब मैं डिक्लेरेशन बताऊंगा तब वहां पे मैं डिफाइन करूंगा। ओके, फिर लिखा है गेट ch। गेट ch का रोल होता है हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड रखने के लिए गेट ch का यूज करते हैं। और ये सेमीकोलंस क्या होते हैं मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में बताया भी था। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जहां पर सेमीकोलंस लगे हैं ये आपके क्या है? इंस्ट्रक्शंस। जैसे इंट आई ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, प्रिंटअप एंटर अ वैल्यू ये भी आपका एक इंस्ट्रक्शन है, स्कैनअप ये भी आपका एक इंस्ट्रक्शन है, गेट ch ये भी आपका एक इंस्ट्रक्शन है, रिटर्न 0 सेमीकोलन ये भी आपका एक इंस्ट्रक्शन है। ये सारे इंस्ट्रक्शन मर्ज होके एक प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं। ओके, हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना अलग अलग रोल है। जैसे मैंने इन तीनों का रोल बता दिया। प्रिंटअप का काम होता है ओनली वैल्यू को प्रिंट करना, आउटपुट देना। स्कैनअप का काम होता है वैल्यू को इनपुट कराना। गेट ch का काम होता है आउटपुट को होल्ड रखना। रिटर्न 0 का काम क्या होता है? कहने का मतलब जब हम अपने प्रोग्राम को सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल का मतलब रन कराते हैं, तो सबसे पहले कंपाइलाइजेशन होता है। कंपाइलाइजेशन में क्या होता है? ये हमारे पूरे प्रोग्राम को चेक करता है। चेक करने के बाद यदि इसमें एरर एक भी नहीं है तो ये 0 उठकर इस इंट के अंदर आता है। यदि 0 उठ के आया तो वैल्यू आउटपुट देगा। यदि कोई भी एरर आई तो 0 की जगह वो आएगा, वो आपको नीचे एरर फाइल टाइप में एरर को शो ऑफ कराएगा। ओके, समझ में आया? इंट का काम होता है। कभी कभी प्रोग्राम में देखा होगा इंट ना लिखा होकर वाइड लिखा होता है और नीचे रिटर्न 0 नहीं लिखा होता है। उसका भी यही रोल होता है कि कंपाइलाइजेशन होता है। यदि एरर 0 होगी तो 0 जाकर वाइड के अंदर जाएगा और प्रोग्राम को रन कराएगा। यदि एरर होंगी तो एरर शो अप कराएगा। ओके, इतना समझ में आया? ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स हर एक कीवर्ड का अपना अलग अलग रोल है। ओके, इन जितने ये 32 कीवर्ड्स हैं ये सारे केस सेंसिटिव हैं। केस सेंसिटिव का मतलब इनका जितना भी डेटा लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इनको ना तो हम लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जैसे आइडेंटिफायर्स होते हैं कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए किसी उस वेरिएबल का नाम रखते हैं, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे लिखा है इन सी लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिव्स टू वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, आइडेंटिफायर्स को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के थ्रू, जैसे A to Z, कैपिटल A to Z एंड 0 to 9। ये मिक्सअप भी हम यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट कैरेक्टर इज आइडेंटिफायर ओनली अल्फाबेट। कहने का मतलब अल्फा न्यूमेरिक में यदि हम कोई भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराते हैं तो सबसे फर्स्ट लेटर आपका अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके, इतना क्लियर हुआ? ओके, फिर आइडेंटिफायर और ऑल्सो केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इन सी। केस सेंसिटिव का मीन्स क्या होता है? केस सेंसिटिव का मीन्स यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे किसी भी अल्फाबेट को, सपोज दैट सी या ए, जैसे आपको सी और ए
या सी, यदि एक कैपिटल में सी है एक स्मॉल में सी, दोनों का मीन्स अलग है, कैपिटल का मीन्स अलग होगा, स्मॉल में अलग होगा। बट हमारी सी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स ये होता है जितने भी इसके कीवर्ड्स यूज होंगे सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, कैपिटल लेटर में बिल्कुल ही नहीं यूज होंगे। ओके, इतना समझ में आया? चलिए, अब कीवर्ड आर नॉट अलाउड बी यूज आइडेंटिफाई, कीवर्ड का यूज हम आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।